नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करंट अफेयर के खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं उसी दिन की होने वाली प्रमुख घटनाओं का, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आप कहीं न कहीं अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, उसको अपनी मजबूती दे सकें और उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसी तरीके के और भी खास सेशन से जुड़ने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियार के साथ। इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, उसपे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर क्या है। सबसे पहला आज का क्वेश्चन ये है आपके लिए कि केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, उसकी राजधानी क्या है? तो आपको अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की या फिर राज्यों की, तो आप बताते हैं हमारे देश में कुल मिलाकर इस टाइम पे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सबसे लास्ट में बनने वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो जम्मू और कश्मीर है और दूसरा लद्दाख। तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख की जो राजधानी है उसको लेह बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ इकलौता देश का शहर है जिसको 3 राज्यों की राजधानी खुद अपना तो है, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की है। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ में अगर आप चले जाएँ दमन और दीव और दादर नगर हवेली की राजधानी को अब कुल मिलाकर एक कर दिया गया है, वो दमन कर दी गई है। इसके अलावा बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो हमारे द्वीपीय राज्य हैं जहाँ पे आइलैंड हैं, तो उसमें आपके पूर्वी भाग में अगर जाएँगे तो वहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी भाग में जाएँगे तो आपको लक्षद्वीप है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी वो है पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की राजधानी है वो कावारत्ती है। ठीक है? तो देखते हैं आज के अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध केंद्रीय परिसीमन अधिनियम से है? तो आपको बता दें जो परिसीमन आयोग जो होता है, वो परिसीमन अधिनियम के द्वारा क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अर्थात अगर वोट हो रहे हैं संसद के अंतर्गत तो सांसद के उसका कितने क्षेत्र में वहाँ पे लोग उनको वोट देंगे या फिर अगर बात करते हैं राज्य के अंदर, तो विधायक का जो अगर वोटिंग होती है, एमएलए का होती है, तो वो क्या करते हैं, उनके परिसीमन का निर्धारण करता है। तो केंद्रीय परिसीमन जो अधिनियम है, उसका अगर संविधान में देखे जाएँ, इसकी चर्चा अनुच्छेद 82 में की गई है। अगर इसमें बात करें कि अगर राज्य के लिए इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है, तो राज्य के लिए इसका अनुच्छेद 170 है, जिसमें ये ऐसे बात कही गई है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात भारत सरकार और अनुच्छेद जो 170 है, उसके अंतर्गत यहाँ सरकार क्या करेगी, परिसीमन निर्धारण करेगी, जनसंख्या को इक्वल लाएगी और फिर वोटिंग के लिए उनको लागू करेगी। तो आपको बताते हैं प्रेज़ेंट टाइम में क्या हुआ है, अभी तक जो राज्यों के लिए वो 2001 की जनगणना ही यूज़ की जा रही है क्योंकि उसको कहीं से सही से उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, परिसीमन का अपडेट नहीं किया गया है। सॉरी 2001 में ये लिख दिया गया था कि आपको 1971 की ही जनगणना यूज़ करनी है क्योंकि कुछ राज्यों में क्या हुआ था कि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा बेतहाशा बढ़ी है, खासकर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की। तो अगर ऐसा दोबारा से होगा तो एमपी की सीटें और बढ़ जाएँगी और जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखा है, वहाँ सीटें कम हो जाएँगी, इसको बैलेंस करने की बात कही गई है। और इस टाइम ये करंट अफेयर इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर जो बना है नया यूटी तो उसमें क्या हुआ है 83 सीटें पहले से ही हैं, इसमें 7 और जोड़कर कुल 90 सीटों के ऊपर क्या बोला जा रहा है, देखिए परिसीमन निर्धारण की बात की जा रही है, इसलिए इस टाइम पे चर्चा का केंद्र में है। तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय परिसीमन अधिनियम अनुच्छेद 82 से और राज्य परिसीमन अधिनियम अनुच्छेद 170 से लिंक है। अगला क्वेश्चन ये है कि एस-400 जो मिसाइल है, उसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपको बता दें ये चर्चा में इसलिए है और इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाती है कि हम इसको लगातार खरीदने की बात कर रहे हैं। जो एस-400 मिसाइल है, ये हमारे अभी तक के जो सबसे ज़्यादा रक्षा के क्षेत्र में हम इसे आयात करते हैं आज भी। भले ही हमारे अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हों, लेकिन अभी भी इसी से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं और 1971 की लड़ाई 1971 और 1962 जब भी हुआ है, तो हमने इन्हीं से रक्षा के अपने उपकरण खरीदे। उनका आंसर क्या है? रसिया। तो एस-400 मिसाइल को रसिया के द्वारा निर्मित किया गया है। अगर हम इस मिसाइल की अगर खासियत देखें, तो ये लंबी दूरी में सक्षम है मार करने में और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब क्या है? आप ज़मीन से इसको दाग सकते हैं और आप अगर आसमान में कोई भी अगर वहाँ पे आप कोई टारगेट है, उसको मार सकते हैं। तो ये इसकी और दूसरी क्या है? ये मोबाइल लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको मतलब अगर किसी ट्रक के ऊपर इसको आप लगा सकते हैं और उसके द्वारा इस पे क्या कर सकते हैं, लंबी दूरी की आसमान में अगर आपको निशाना साध सकते हैं, तो इसी का कम प्रसंस्कृत एक संस्करण है, थार्ड है। जब आपसे ऐसा थार्ड क्या है? तो थार्ड की फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसको अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है और अमेरिका चाहता है कि हम उससे वो थार्ड खरीदें और हम एस-400 के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये कब इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर के सॉरी 290 किलोमीटर आस-पास है, तो ध्यान रखिएगा। तो एस-400 मिसाइल का निर्माण रूसिया द्वारा किया गया है और जिसको हम खरीद रहे हैं। इसी से जब जुड़ता है एक अगला टॉपिक आ जाता है कि काटसा क्या है? हो सकता है आपसे कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ दे कि काटसा आखिर है क्या? तो काटसा क्या आपको अगर फुल फॉर्म पता है तो आप आंसर देने में सक्षम होंगे। तो काटसा का मतलब होता है काउंटर अमेरिकाज़ एडवाइजरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2017 मतलब इसको 2017 में बनाया गया था। इसका बेसिकली मतलब क्या है? अगर अमेरिका को ऐसा लगता है कि लोगों ने उसकी बातें नहीं मानी हैं, क्योंकि वो चाचा चौधरी हैं और अगर उनके अनुरूप कार्य नहीं किए हैं, तो वो ऐसे देशों पर क्या करते हैं,
काउंटर अमेरिकाज़ एडवाइजरीज़ थ्रू सैंक्शन एक्ट वो लगा देते हैं और क्या करते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं अपने देश के साथ व्यापार करने में, उनसे और भी सुविधाएँ लेने में। तो उसका मेन पर्पज़ जैसे भारत ने एस-400 मिसाइल खरीदी है रसिया से, उसने काटसा के लिए इसने भी भारत पे ये सैंक्शन लगाने की बात कही है और कई और देशों के साथ, चाइना के साथ, बाकी और जो इम्पोर्टेंट देशों के साथ ये लगाता रहता है। इसमें बेसिकली करता क्या है ये, कि अगर आप इनसे ऋण लेना चाहते हैं, तो उस पर ये क्या करते हैं, रोक लगा देंगे। आयात अगर निर्यात उनके देश के साथ करना चाहते हैं और अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आती है, उसमें आपकी सहायता करते हैं, लेकिन अगर आप काटसा के अंतर्गत आपको सूचीबद्ध इन्होंने कर दिया है, तो क्या करेंगे आपको, ये उसमें आपको सहायता देने से आयात निर्यात में मना कर देंगे, निषेध कर देंगे। इसके अलावा आपके देश के साथ ये जितने सामान है, वस्तुएँ हैं, सेवाएँ हैं, उनको खरीदने में मना कर देंगे। और हो सकता है कि आप उसके अलावा ये क्या करते हैं कि इन अपने देश में होने वाली खरीदों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ के आने वाले लोग होते हैं, उनके वीज़ा की मनाही कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि इन पे ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएँ कि देश मजबूरन इनसे चीज़ें लें। इस वाली बात को इसमें शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, काटसा ये अमेरिका के लॉ है, जिसको काउंटर अमेरिकाज़ एडवाइजरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट, मतलब क्या है, अगर आपने अमेरिका की बातें नहीं मानी है, तो उनके प्रतिषेध करने के लिए आपको कुछ एक्ट सैंक्शन लगाए जाते हैं, उससे संबंधित है काटसा। अगला क्वेश्चन ये है कि अक्सर प्रश्न आता रहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जी7 समूह की स्थापना कब की गई है? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ और घुमा-फिरा के आए। तो आपको बता दें, जी7 की जो जी का मतलब यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है। इसकी स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और कुल मिलाकर इसमें अगर देशों की बात की जाए, इसके अंदर कनाडा, यूएसए, उसके बाद में आपका फ्रांस है, लंदन है, या फिर इंग्लैंड है, उसके बाद इटली है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। 7 देश हैं इसमें कुल मिलाकर और ये टोटली लोग थे क्या? ये विश्व के अग्रणी वो ऐसे आर्थिक समृद्धि वाले देश थे, जिनका एक अनौपचारिक फोरम था, उनको एक साथ लाना इन 7 देशों को और आगे आने वाली जो आर्थिक नीतियाँ हैं या कोई भी मेन मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाए, तो ये जी7 बना। वर्ष 1998 में आकर इसमें रसिया को भी शामिल किया गया, फिर ये जी8 बन गया, जिसमें कौन-कौन से देश हो गए, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, लंदन अर्थात इंग्लैंड, आपका इटली, जापान, जर्मनी और फिर 1998 में रसिया। लेकिन 2014 में जब रसिया ने क्या किया, अपने पड़ोसी देशों के साथ, खासकर से क्रीमिया पे हमला किया और भी दिक्कतें आई, तो 2014 में इसको फिर से निकाल दिया गया है और फिर जी8 किसमें कन्वर्ट हो गया, जी7 में। 1998 में रसिया को शामिल किया गया, 2014 में इसको निकाल दिया गया, अब फिर जी7 ही बचा हुआ है। बात करते हैं कि एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कुल कितनी फसलों का मूल्य निर्धारण किया जाता है, अर्थात कितनी फसलों के रुपए निर्धारित किए जाते हैं, जो जिसको केंद्र सरकार चाहती है कि उसकी वो खरीद वो करेगी। तो आपको इसके और भी घुमा-फिरा के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एमएसपी के अंतर्गत कुल कितनी फसलों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है? तो इसका आंसर है कुल 23 फसलों का निर्धारण किया जाता है। तो आपको बता दें, ये जो 23 फसलें होती हैं, 2 टाइप में होती हैं। एक रबी की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें वो होती हैं जो मानसून सत्र में उगाई जाती हैं और रबी फसलें जो होती हैं वो शीत यानी कि विंटर सीज़न में उगाई जाती हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर क्या किया जाता है, इसमें कुल 23 फसलों के मूल्य का आप इसमें ब्यौरा डाल दिया जाता है और इसको आप बता दें कि सरकार ये चाहती है कि उत्पादन लागत में ये उसमें शामिल करते हैं नकदी खर्च, आपकी पारिवारिक मेहनत और प्लस भूमि के किराया क्या होता है। नकदी खर्च में क्या करते हैं, आपने उसमें कौन से उर्वरक डाले हैं, आपने कौन से बीज डाले हैं, कौन से रसायन डाले हैं, प्लस आपने कहाँ सिंचाई की है, ऊर्जा के लिए और क्या साधन उत्पन्न किए, उनकी खर्चा, प्लस आपके लेबर खर्चा इसमें शामिल करते हैं। प्लस उसमें क्या करते हैं, दूसरा खर्चा ये शामिल करते हैं कि आपके घरवालों ने आपने क्या परिश्रम किया, आपने कितने दिन लगाए हैं, उनका क्या मूल्य होगा, इसको जोड़ते हैं। तीसरा ये क्या जोड़ते हैं उसके अंदर, कि जिस भूमि पे आप कर रहे हैं, उस भूमि का कुल किराया कितना होगा, उस किराए का ब्याज कितना होगा, कुल मिलाकर ये लागत है। अगर मान लीजिए टोटल लागत आपकी ₹100 हुई है, तो कुल मिलाकर आपको ये ₹150 देने की कोशिश करते हैं। उसका डेढ़ गुना ये क्या कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं, डेढ़ गुने में ये बात करते हैं। तो आपको बता दें, इसका निर्धारण जो रुपए का होता है, वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, जो कि एक वैधानिक निकाय है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, वो देश में हर साल 2 बार क्या करता है, क्योंकि एक बार खरीफ के और रबी के लिए क्या करता है, मूल्यों का आयोग निकालता है कि कितने रुपए उनके रेट लिस्ट जारी किए जाते हैं। अभी हाल ही में रबी की फसलों का निर्धारण कर दिया गया है और उसमें क्या है, आपके गेहूँ वगैरह की क्या है, कीमतों को बढ़ाया ही गया है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान रखना, कि एशियाई शक्ति सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, बता दें। एशियाई शक्ति सूचकांक है, इसमें ना केवल एशिया के बल्कि प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक रीजन के देशों को शामिल किया जाता है और कुल मिलाकर इसमें 26 देश इस बार शामिल किए गए हैं। तो एशियाई शक्ति सूचकांक 2021 है, इसको सिडनी स्थित एक इंस्टीट्यूट है लॉबी, तो लॉबी के द्वारा इसको जारी किया गया है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अगर हम बात करें तो इसमें भारत के स्थान की बात, भारत को चौथा स्थान मिला है कुल 26 देशों में। अगर इसमें देखें टॉप किसने किया, तो नंबर 1 पे इसमें अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, फिर जापान आता है, चौथे पे हम हैं और 5वें पे रसिया है। तो इसमें हमने कुल मिलाकर 100 स्कोरों में हमने क्या किया, हम पिछले वर्ष से 2 अंक पीछे लुढ़क कर 7 अंक पर आ गए हैं और 7 अंक के साथ हमने चौथा स्थान हासिल किया है। और कुल 18 देश ऐसे हैं जिसने पिछली बार से क्या किया है, इस बार अपनी स्थिति को नीचे गिराया हुआ है। तो उसमें हम चौथे स्थान में, ध्यान रखना, एशियाई शक्ति सूचकांक में हमारा स्थान चौथा है। अगला क्वेश्चन है, फिन बुनकर पक्षी, जिसको बेया भी जाना के नाम से जाना जाता है, इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात आईयूसीएन द्वारा एक रेड लिस्ट जारी की जाती है।
जिसके अंतर्गत इसको किस वर्ग के अंदर रखा जा गया है, इसे आपसे प्रश्न आप बताएँ। रेड लिस्ट के अंदर आपको सुवेद के अंतर्गत ने न इसमें वल्नरेबल है, थ्रेटेंड है, नियरली थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट है, इस टाइप के कुछ 6 कैटेगरी जो हैं, इम्पोर्टेंट उसमें रख के अंदर रखा जाता है। तो आईयूसीएन द्वारा जारी की जाती है रेयर लिस्ट, और रेयर लिस्ट में फिन बुनकर पक्षी है, उसको किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, तो उसका आपका आंसर होगा लुप्तप्राय। अगर हम बात करें इसको लुप्तप्राय के अंदर क्यों रखा गया है, पहले ये संवेदनशील वर्ग में था, अब इसको डाल दिया गया है लुप्तप्राय में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। और लुप्तप्राय में इसलिए डाला गया है कि अब ऐसा माना जा रहा है कि देश के अंदर केवल इनकी 500 ही कुल संख्या बची हुई है। अगर हम बात करें देश के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर ऐसे स्थानों पर जो तराई क्षेत्र हैं और जहाँ पर घास पाई जाती है, क्योंकि ये अपना तिनके से भी अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये तिनका जहाँ पे इनका जो घोंसला बनता है, तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा असम में भी इनको देखा गया है। तो अगर हम बात करें, इनको अपने घोंसला निर्माण के लिए उच्च तकनीक के लिए जाना जाता है, काफ़ी अच्छा घोंसला बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिन बुनकर पक्षी को आईयूसीएन की लुप्तप्राय श्रेणी में डाल दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न ये है कि देश के अंदर रह रहे जितने भी निवासी हैं, वो देशी हैं, विदेशी, अर्थात क्या वो लीगल रूप से रह रहे हैं या इल्लीगल रूप से रह रहे हैं? इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कौन-सी संस्था के द्वारा किया जाता है? तो आपको बता दें, इसका आंसर है कि कौन से देश इल्लीगल रह रहे हैं, उनको निर्धारण करने की शक्ति दी गई है। विदेशी अधिकरण अर्थात फॉरेन ट्रिब्यूनल को इसकी स्थापना इसको दी गई है। आपको बता दें, जो विदेशी अधिकरण है, इसको गृह मंत्रालय के आदेश के द्वारा वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। इस प्रकार क्या है, इसको संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान बाद में इसको 1964 में बनाया है। और अभी क्या हुआ था, पहले विदेशी अधिग्रहण के अंतर्गत क्या होता था, राज्य ये अपील करते थे कि आप डिसाइड करिए ये लोग देशी हैं, विदेशी हैं। लेकिन इसमें संशोधन किया गया और फिर विदेशी अधिग्रहण संशोधन अधिनियम जो 2019 में किया गया है, इसके अंतर्गत अब व्यक्ति भी क्या करते हैं, अपील कर सकते हैं कि आप उनको डिसीज़न करिए वो देशी हैं, विदेशी हैं, अर्थात अपने देश के नागरिक हैं या अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। ये चर्चा में क्यों आया, क्या आपको बताना चाहिए कि असम के अंतर्गत क्या हुआ, एनआरसी जारी की गई थी, अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न जारी किया गया था। जिसके अंतर्गत क्या बात की गई थी कि आप ये घोषित करिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, अगर आपके पास कुछ वैध दस्तावेज नहीं है, तो आप क्या कर आप होगा, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो उसी में इसकी चर्चा आई थी विदेशी अधिग्रहण की, तो असम के अंतर्गत चर्चा में रहा। तो देशी या विदेशी नागरिक का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कि आपका विदेशी अधिग्रहण के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा, फॉरेन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत इसको निर्धारित किया जाता है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।